Now question number 124, Dr. Kanimali NVN Somu ji. Thank you, Chairman, sir. Question number 124. Honorable Minister. जी उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। First supplementary, Dr. Kanimali NVN Somu ji. Sir, through you, I would like to ask the Minister. He has given an extensive answer on the pollution. I would like to ask him, the air pollution is one of the biggest problems, which is one of the root cause of severe health issues among the people. I would like to know whether the government has allocated adequate funds for installation of large air purifying systems like the C40, clean air accelerators, smog-free towers, and giant vacuum cleaners in public squares or highly polluted areas in metro cities, and make mandatory installation and use of anti-smog guns and water sprinkling systems for large projects by the government to control the pollution. If so, the details of the fund allocated in the last 4 years. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो माननीय सदस्य महोदय ने सही कहा है। सामान्यतः हवा में दो तरह के कण हवा में रहते हैं, PM10 जो कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन, गतिविधि, धूल के कण होते हैं, और दूसरा PM 2.5 जो मुख्यतः कार्बन एमिशन के कारण होते हैं। इसके साथ ही जो उनकी मात्राएं हैं उसके आधार पे नागरिकों को ये जानने का अधिकार होना चाहिए। हमने पूरे देश में प्राणा पोर्टल बनाया है और एनकैप के माध्यम से देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार करने का अर्थ ये है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं, उनमें जो विभिन्न मंत्रालयों में चलाई गई परियोजनाएं हैं, उनमें जो गैप्स हैं उसको कम किया जाए, इनोवेटिव कार्रवाई की जाए, और विशेष रूप से जो गाइडलाइंस हमने निकाली है जिसमें हम ये चाहते हैं कि PM 2.5 और PM 10 की मात्रा इन शहरों में कमी हो, उसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन राशि हम लोग देते हैं। जो सुझाव माननीय सदस्य ने बताए हैं वो अलग अलग शहर की परिस्थितियों के हिसाब से है, जो स्थानीय एजेंसियां कार्य करती है, हम उनको सहयोग प्रदान करने का कार्य करते हैं। Second supplementary, Dr. Kanimali NVN Somu ji. Thank you, sir. The Honorable Minister in his reply states that the SPCBs and the urban local bodies are responsible for enforcement. In reality, a large share of violations are committed by government contractors themselves, including road contractors, metro rail contractors, and smart city project builders. Will the government furnish how many such government-linked contractors be penalized for dust control violations in the last 5 years, and whether their contractors were suspended or blacklisted? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि मुख्य रूप से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जिसमें मिट्टी की खुदाई है, लोडिंग अनलोडिंग के कार्य हैं, क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, इन गतिविधियों के कारण जो है ये वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए 2016 में एक पूरी गाइडलाइन जारी करी थी और अभी हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को हमने CND के लिए विशेष नियम भी बनाए हैं। हमारा ये मानना है कि इस संशोधित जो नियम हमने बनाए हैं इसमें जो लोग भी कचरे के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना, उनकी रिसाइकलिंग करना, जो स्थानीय प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण है और जो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं, हमने उनको ज्यादा अधिकार दिए हैं। इसके अतिरिक्त ही हम लोगों ने सभी SPCB और PCCs को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की जब परमिशन देते हैं तो उसको इनके मैनेजमेंट का पूरा हिस्सा बनाया जाए और उसके बाद ही जो बड़ी परियोजना है जिनका क्षेत्रफल 20,000 मीटर से अधिक है उसमें हमने कहा है कि आप एंटी स्मॉग गन को निश्चित रूप से लगाएं और ये इस विषय को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली का भी आप काम करें।
दिल्ली में भी जो आप सही कह रही हैं कि सरकारी और जो ठेकेदार है वो जो सीएनडी एक्टिविटी के कारण जो डेमोलेशन होता है, अभी हमने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया है कि आप स्थान चिन्हित करें कि जो डेमोलेशन होने के बाद जो उसका वेस्ट है उसके लिए पर्टिकुलर स्थान अगर आप चिन्हित नहीं करेंगे तो वो उड़ता रहेगा। ये निर्देश दिए गए हैं, खुद रिव्यू मीटिंग में मैंने उसकी जानकारी ली है और इसकी सुनिश्चितता को बनाने के लिए हम पूरी तत्परता के साथ लगे। तो थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान इरना कडाडी जी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। महोदय, 2025 के दिशा निर्देश सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर देते हैं, लेकिन डेटा यह है कि भारत अपने निर्माण मलबे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिश वेस्ट का 5% भी रिसाइकल नहीं कर पाता है। मेरा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फंड का उपयोग करके कितने शहरों में मलबा रिसाइकलिंग प्लांट चालू किए गए हैं और 2026 के लिए आपका क्या लक्ष्य है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, एनकैप के अंतर्गत हम लोग कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन से रिलेटेड जो गतिविधि है उसमें हम लोग राज्य जो भी शहर है वो शहर जो कार्रवाई करते हैं उसके लिए हम गैप फंडिंग करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सभी शहरों को कहा है कि विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के जो वेस्ट है उसको कवर करने का कार्य करें, वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो उसको भी कवर करने का काम करें। और हमारा ये भी मानना है कि जितनी भी हमारी जो रोड हैं उनके जो साथ की जगह हैं कि विशेष रूप से शहरों में उनको पूरी तरीके से पक्का करने का काम किया जाए। उसके साथ ही विंड ब्रेकर्स को लगाने का काम किया जाए, वाटर स्प्रिंकलिंग की जाए और जो ग्राइंड और कट की जो बिल्डिंग मटेरियल है वो भी क्लोज परमिसेस में ही किए जाए। और विभिन्न राज्यों में जिन 130 शहरों में कार्यक्रम चलता है जहां इसकी आवश्यकता होती है और जो इस कार्य को अच्छा करते हैं उनको हम एक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर सस्मित पत्रा जी। Honorable Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister is, in the last 3 years, the consent to establish, how many buildings were provided by the central board or by the state boards, and how many were not provided consent to operate for violations of air pollution exceeding the quality standards, which would give us a prescribed understanding about the punitive measures taken against the violators. Thank you, Honorable Chairman, sir. ये जो प्रश्न है ये जो राज्यों के द्वारा जो इसको कंसेंट दी जाती है उसके संबंध में है। विभिन्न राज्यों के पास ये डाटा उपलब्ध है, उसको केंद्रीकृत करके मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा इरादा जो एक जहरीली टनल सी बन गई है भारत की राजधानी दिल्ली, पिछले 10 सालों से जो एफर्ट किए गए हैं तो उसके क्या सकारात्मक परिणाम आए हैं, 2014 में कितना था और 2024 और 25 में क्या है, और अगर सकारात्मक परिणाम अपेक्षाकृत उतने नहीं जितनी आप स्वयं अपने लिए टारगेट फिक्स करते हैं, तो भविष्य में भारत की राजधानी दिल्ली को एक जहरीली सुरंग बनाने से बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, यदि संभव हो तो केंद्र सरकार। ऑनरेबल मिनिस्टर। प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं।
बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। दिल्ली में जो भी AQI है उसके लिए हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया है और उस एक्शन प्लान में जब इस प्रकार से AQI बढ़ता है तो एक्शन प्लान में कार्रवाई की जाती है। दिल्ली में CPCB की निगरानी में 3,551 उद्योग थे जिसपे जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी के थे, हमने उस पे वायु प्रदूषण यंत्र लगाने की बात करी है। आज 1297 में हमने लगा लिया है। जो ये लोग इसको कार्रवाई नहीं करेंगे उसको हम 31 दिसंबर तक हमने उनको नोटिस दिया है और इसलिए जो शेष 2254 औद्योगिक इकाइयां हैं उस पे कार्रवाई की जाएगी। ये जो ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निर्गम प्रणाली है, इसमें हमने समय भी इस बार इसलिए दिया है ताकि जो घरेलू उत्पादक हैं उनको ये बनाने का अवसर मिले। दिल्ली में टोटल 240 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिन 240 औद्योगिक क्षेत्रों में 224 औद्योगिक क्षेत्रों को हमने PNG की सप्लाई सुनिश्चित करी है। उसके साथ ही दिल्ली में जो ट्रैफिक है उसमें हमने 62 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जो यातायात की दृष्टि से जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। दिल्ली पुलिस को भी हमने कहा है कि ऐसे 62 हॉटस्पॉट पे आप कोई ऐसा मेजरमेंट कीजिए जिससे वहां पर जो ट्रैफिक जो के कारण जो उत्सर्जन होता है वो कम हो। उसी के साथ 1 नवंबर 2025 से BS3 और उससे नीचे के वाहनों को अभी हमने दिल्ली में प्रवेश को रोका है। मैंने अपने पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी बताया है कि दिल्ली में CND के लिए जो हमने प्लेसेस को चिन्हित किया है, उन सुविधाओं को बढ़ाने का आह्वान किया है। दिल्ली में एक और जो बड़ा विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके डिस्पोजल के लिए भी हमने कार्रवाई करी है। विशेष रूप से हमने MCD और NDMC को कहा है कि NCR के जितने भी स्थानीय निकाय हैं, क्योंकि NCR में केवल दिल्ली नहीं है, 5 राज्य भी हैं और इस 5 राज्यों में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग ले रहा हूं। मैंने कहा है आप अगले साल के लिए भी कम से कम अपने स्थानीय निकायों में एंड टू एंड फुटपाथ, मैकेनिकल सफाई, गड्ढों की मरम्मत और यातायात गलियारों में हरियाली लाने के लिए एक व्यापक रूप से काम करें। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए भी हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को 4,090 करोड़ रुपए जारी किए और लगभग 3 लाख, इसके साथ ही साथ 43,270 कस्टम हायरिंग सेंटर को हमने प्रदान किए। लेकिन इस बार जो एक दिक्कत रही, पंजाब में 60% कस्टम हायरिंग सेंटर पे काम ही मशीनों ने नहीं किया क्योंकि पंजाब सरकार मेंटेनेंस नहीं कर पाई। इसके साथ ही पराली पे पैलेटाइजेशन और टेरिफिकेशन इकाइयों की स्थापना हो, पराली का उपयोग हो, इसके लिए हमने CPCB से 25 करोड़ रुपए मंजूर किए ताकि सालाना 4,83,00,000 टन धान की पराली का उपयोग किया जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि ऐसे 18 संयंत्र, जिसमें 16 पंजाब में और 2 हरियाणा में अब चालू किए गए हैं। दिल्ली के अंदर का जो 300 किलोमीटर के एरिया में जो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें हमने 5 से 10% बायोमास आधारित पैलेट, टेरिफाइड पैलेट और ब्रिकेट की को फायरिंग को हमने अनिवार्य किया है और CAQM ने जिला कलेक्टर को जो ताप विद्युत संयंत्र है और ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों में भी हमने कहा है कि आप बायोमास का करिए। कस्टम हायरिंग सेंटर में हमने किसानों को बाजार दर से कम किराए पे मशीन उपलब्ध कराने का राज्यों को कहा है। उसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, हमने ये ज्यादा अपने जो उपभोक्ता है या जो दिल्ली के रहने वाले नागरिक हैं उनको समीर ऐप को हमने उसको अनुकूलता के रूप से बनाने का काम किया है और इसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे विषयों पे लगातार हम मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। इसके जो लगातार कमी को लाने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन इसको और आगे ले जाना है, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं।